सवालों के जवाब अगर सही समय पर ना मिले ना तो मन बेचैन हो उठता है, और ख़ास करके अगर आपके सामने कोई मारुति से है और सवाल ना करे ना तो कुछ मतलब नहीं बनता किसी इंटरव्यू का। तो मेरे साथ अभी शशांक सर हैं मारुति से, और मैं क्या करने वाला हूँ, ऑल न्यू सिलेरियो है मेरे पास। मैं आज एक डिटेल्ड इंटरव्यू करने वाला हूँ, वो सब कुछ पूछने वाला हूँ सर से जो आप पूछना चाहते थे मुझसे, मेरे Q&A पे आकर आपने सवाल किया है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं शशांक सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर कैसा लग रहा है इस गाड़ी के साथ में अभी? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी खूबसूरत गाड़ी है, इतनी स्पेस अंदर है, जैसे आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में। मेरे हिसाब से बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। तो ये तारीफ थी, अभी सारे सवालों के जवाब मिलेंगे गाड़ी के अंदर बैठकर। क्या क्या है सवाल वो सब कुछ पता चलेगा आपको। तो चलें सर, तैयार हैं आप? बिल्कुल, आइए। मैं शशांक सर के साथ इनकी सिलेरियो में आ गया हूँ, ऑल न्यू सिलेरियो। सर ऑल न्यू सिलेरियो का मतलब आपके लिए क्या है? देखिए, ऑल न्यू सिलेरियो हर तरह से नए अंदाज में हमने पेश किया कंज्यूमर्स के लिए। तो चाहे आप इसकी बाहर की डिज़ाइन देखिए, ये इसको हम बोलते हैं 3D ऑर्गेनिक स्कल्प्टेड डिज़ाइन। ओके। और ये एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ जो है डिज़ाइन पैटर्न है, और ये रिसर्च में पाया गया है कि ये यंग जनरेशन्स को बहुत अच्छा लगता है। और हमने इसको पोजीशन किया है अपने जो अर्बन कंज्यूमर्स हैं उसके लिए, जो स्पिरिटेड स्टाइलिश कंज्यूमर्स हैं, जिनकी लाइफस्टाइल 24/7 है, जो एक्सपेरिमेंटेटिव हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही एक उस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम मॉडल है, और हमें उम्मीद है कि ये मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। सर रिफाइनमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल का लग रहा है जो मैं देख रहा था जी। क्या किया गया है इसमें इस AGS में कि ऐसे थोड़ा सा बेहतर ढंग से रिफाइंड हुआ है? जी देखिए, एक तो इसका जो इंजन है बिल्कुल एक नया सीरीज़ का इंजन है, और केटन C सीरीज़ का इंजन है। और केटन C सीरीज़ इंजन की ये ख़ासियत है कि ये सिर्फ फ्यूल एफिशिएंट ही नहीं है, लेकिन ये परफॉर्मेंस के लिहाज से भी बहुत ही ज़बरदस्त इसका परफॉर्मेंस है। तो इसलिए आपको ये फील हो रहा है जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं कि इसके पिकअप बहुत स्मूथ है, आपको लगेगा कि इसमें रिफाइनमेंट है, और इसलिए शिफ्टिंग बहुत ईजी आ रहा है। एक शिफ्टिंग बहुत ईजी है, क्योंकि एक तो मैंने आपको अभी खासियत बताई इसकी जो इंजन की, दूसरी खासियत है जो ट्रांसमिशन है इसका। जो हमने, अगर आपको याद होगा, जब 2014 में सिलेरियो इंट्रोड्यूस की थी तो पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने AGS टेक्नोलॉजी लाई थी, जो एक तरह से पूरे हमारे कंट्री में जिसने डेमोक्रेटाइज किया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को। और ये इसमें इस गाड़ी में जो नेक्स्ट जनरेशन AGS है, ऑटो गियर शिफ्ट, वो इसके ट्रांसमिशन में हमने इसको मेट किया है। तो इसलिए आपको ये महसूस हो रहा होगा कि ये एक बिल्कुल एक स्मूथनेस जो इसका है, द वे यू नो द गियर्स चेंज बाय देमसेल्व्स बेस्ड ऑन द स्पीड, एंड वेरी वेरी स्मूथ परफॉर्मेंस। और यही वजह है कि इसको कस्टमर्स ने AGS जो पहला वाला था उसको तो बहुत सराहा। इसके साथ ही हमें उम्मीद है कि ये वाला जो AGS है इसको और भी कंज्यूमर्स लाइक कर रहे हैं जो हमारी टेस्ट ड्राइव दी है जिन्होंने। जो माइलेज है सर जी, मतलब इतना माइलेज कोई और गाड़ी नहीं देती है। जी जी, ये देती है। तो उसके लिए कोई खास एक्सपेरिमेंट इसमें किया गया जी, या कौन सी इंजीनियरिंग थी जो इसकी वजह से हम यहाँ तक? हाँ, तो इसके ना 5 फैक्टर्स हैं वाई इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी हैज़ बिकम द हाईएस्ट फ्यूल एफिशिएंसी इन एनी पेट्रोल कार इन द इंडस्ट्री। ये सबसे ज़्यादा पेट्रोल कार, कोई भी पेट्रोल कार हमारे हिंदुस्तान में है उसमें सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी इसकी है, 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर। तो ये जहन में ये आता है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि 26.68 कोई मामूली वो नहीं है फिगर। तो उसके 5 बुनियादी इसमें जो है चेंजेस किए हैं। नंबर 1, इसमें जो सुजुकी का हार्टेक का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो यूज़ किया है, जो सेफ्टी के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो उसमें जो टेंसाइल हाई टेंसाइल स्टील का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि वो सेफ्टी तो बढ़ जाती है और साथ ही साथ वो थोड़ा लाइट होता है। सो फॉर
फॉर द सेम और इवन मोर स्ट्रेंथ इट इज़ लाइटर, और जब लाइटर होता है तो जाहिर सी बात है फ्यूल एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है। दैट्स वन। सेकंड इज जो K10 सी सीरीज़ का जो इंजन है वो उसकी डिज़ाइन ही एक सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, जैसे मैंने जिक्र किया अभी कुछ देर पहले, उसमें डुअल VVT है, जैसे EGR है, और तमाम जो मॉडिफिकेशंस किए हैं उसमें, इस वजह से इसकी। तीसरी चीज़ है कि इसके जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो बड़ा कम है। टायर स्पेशल टायर्स यूज़ कर रहे हैं जिससे कि वो फ्रिक्शन कम होता है, और फ्रिक्शन कम होता है तो उसका सीधा असर जो है फ्यूल एफिशिएंसी पे होता है। फिर इसमें जो कूलेंट जो हम इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो लो विस्कोसिटी वाला है, जिससे कि खासी बचत होती है फ्यूल में। और पांचवा और बहुत ही अहम जो मैं कहूँगा इसका जो नुक्ता है वो ये है कि इसमें जो एरोडायनेमिक्स हैं उसमें एक ज़बरदस्त जो है इम्प्रूवमेंट किया है, और यही वजह है कि इसमें फ्यूल एफिशिएंसी में इतना इजाफा हुआ है, और 27 किलोमीटर के करीब दे रही है पर लीटर। तो सर इसके आते ही लोगों के मन में सुगबुगाहट शुरू हो गई है CNG का। जी जी, सेलेरियो CNG जी जी, लोग इंतजार कर रहे हैं, तो उसके बारे में सर का क्या जवाब होगा? जी, तो हम इसमें CNG लेके आएंगे अभी कुछ ही हफ्तों में। वी विल ब्रिंग द CNG वर्जन आल्सो इन सेलेरियो। और आपने बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त आपका जो था ये था ऑब्जर्वेशन कि CNG के लिए अब कंज्यूमर्स के दिमाग में बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस आ गई है, ख़ासकर इसलिए क्योंकि फ्यूल प्राइसेस हाई हैं और डीज़ल पेट्रोल की कीमतें जो हैं काफ़ी इजाफा हुआ है। और यही वजह है कि CNG जिसकी रनिंग कॉस्ट लगभग 1/3 है पेट्रोल और डीज़ल के मुकाबले, उसका बड़ा कस्टमर्स का एक रुझान उस तरफ हुआ है। और मारुति सुजुकी के पास 8 मॉडल हैं जो कि CNG में आ रहे हैं, और हम आगे आने वाले वक्त में और भी मॉडल्स को CNG में पेश करेंगे। तो सर CNG की डिमांड बढ़ रही है जी, कोई बढ़त दिख रही है इसमें? और जी, जो देखिए अगर आप लास्ट 5 साल का अगर आप जो वो देखें स्टैटिस्टिक्स जो, तो उसमें आप पाएंगे कि 17-18 में करीब 75,000 गाड़ी बिकती थी, 18-19, 19-20 ऐसे 1,05,000 गाड़ियाँ। लास्ट ईयर हमने 1,60,000 गाड़ी बेची, और इस साल होपफुली हम उस फिगर को 2.5 लाख तक पहुँचाएंगे। तो एक बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है CNG की डिमांड, और CNG पे वेटिंग भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। अच्छा सर, जो मारुति से प्यार करने वाले लोग हैं ना, उनके सवाल ना, और प्यार में हर सवाल जायज़ होता है, तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं Q&A में आके मेरे इंस्टाग्राम पर कि ब्रेजा CNG में आएगी क्या? तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? जी, तो देखिए एक चूँकि ये मोहब्बतों वाला सवाल है तो इसलिए मोहब्बतों वाला जवाब भी मैं दूंगा कि ज़रूर हमारे रेडार में ये है प्रोडक्ट प्लानिंग में कि हम CNG की जो गाड़ियां हैं और भी मॉडल्स में दें। हमारी एग्जिस्टिंग 8 मॉडल्स में है, अब सेलेरियो में भी आई रही, अभी कुछ ही हफ्तों में आएगी, और बाकी अन्य मॉडल्स में भी आएगी। तो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल्स को में हम CNG लेके आएँ, लेकिन उसका जो टाइम लाइन है वो डिपेंड करेगा कि CNG की जो अवेलेबिलिटी है, क्योंकि आज की डेट में CNG में वेटिंग पीरियड बहुत है। तो हम बाकी मॉडल्स में लेके तो आएंगे, लेकिन किस टाइम पे लेके आएंगे वो अभी हमें तय करना है। तो मतलब वो तय होगा, इसके बाद में लोगों को पता चलेगा। जी, हम बिल्कुल बताएंगे। तो मुझे लगता है दर्शकों को उनका जवाब मिल गया होगा। जी जी। अब सर एक सवाल और आ रहा है इलेक्ट्रिक पे, क्योंकि हर कोई इलेक्ट्रिक पे एकदम दीवाना हुआ बैठा है। जी। और मारुति ने जब शुरुआत की थी, मतलब लोगों ने वैगन आर CNG इलेक्ट्रिक देखा टेस्ट होते हुए, इंतजार कर रहे थे सर, वो इंतजार पूरा होगा या अभी? जी देखिए, EVs में को लेके हमारी स्ट्रेटजी क्लियर है, और हमने अनाउंस भी किया है कि 2025 के पहले हम जो है एक EV गाड़ी लेके आएंगे मार्केट में। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमने जो वैगन आर में जो हम टेस्ट कर रहे थे उसकी फीडबैक अभी भी हमारे जहन में है इस समय, और हमें एक उसमें 2-3 जो गुत्थी हैं उसको सुलझाना है इसके पहले कि हम EV के क्षेत्र में कुछ वॉल्यूम अच्छा कर सकें। और ये सिर्फ मैं मारुति सुजुकी के लिहाज से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये जो है सभी मैन्युफैक्चरर्स पर लागू होती है कि अगर आप लार्ज वॉल्यूम, इंडस्ट्री के ऊपर लागू होती है कि अगर आप सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और लार्ज वॉल्यूम EVs की बात करें तो हमें 3 चीज़ें उसमें अड़चनें आ रही हैं।
सबसे पहली अड़चन है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, यानी प्राइस जो है वो अभी काफ़ी हाई है। आप जानते हैं कि बैटरी की जो कॉस्ट है ईवीज़ की, वो लगभग 50% होती है पूरे ईवी की कॉस्ट में, और बैटरी की करंट टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है। तो एक जो पहला जो बड़ी क्या कहते हैं समस्या या अड़चन या जो मुश्किलात है वो ये है कि इसकी प्राइस, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैसे कम करें, नंबर 1। नंबर 2, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका ईवी का चार्जिंग का, उसके लिए भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि किस तरह से, कहीं ऐसा ना हो कि हम कंज्यूमर को गाड़ी तो दे दें कुछ गाड़ियाँ और उसको इनकन्वीनियंस ज़्यादा हो। तो ये भी एक हमारे जहन में एक तरह से है कि मुश्किलात जो है कंज्यूमर को नहीं फेस करनी पड़े, क्योंकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी हमारे लिए एक बहुत अहम मुद्दा है। तीसरी चीज़ ये है कि कंज्यूमर के दिमाग में जो रेंज एंग्जाइटी है, ये जब सॉल्व हो जाएगा तो मेरी नज़र में वो पॉइंट, ऐसा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा जब ईवीज़ जो हैं वो मेन स्ट्रीम हो जाएंगी। और इसलिए मेरी नज़र में सवाल ये नहीं है कि ईवी मेन स्ट्रीम होगी या नहीं, क्या फ्यूल या जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ियां हैं वो आएंगी या नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कब आएंगी और वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब होगा। इसी पे इंडस्ट्री में कंसेंसस जो है वो नहीं बन पा रहा है, और उसकी वजह यही है कि कब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कब बैटरी कॉस्ट कम होगी, कब ये एंग्जाइटी जो है कंज्यूमर के दिमाग में वो ख़त्म होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी ईवीज़ आएंगी। और एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आपके लिए कि अगर आप ईवीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें तो ईवीज़ में एक इशू ये भी है कि उसके लिए अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम करनी है तो लोकलाइजेशन करना पड़ेगा और पार्ट्स का, जो पावर ट्रेन की जो उसके पार्ट्स हैं, और लोकलाइजेशन के लिए वॉल्यूम चाहिए, लेकिन वॉल्यूम के लिए प्राइस कम होनी चाहिए, और प्राइस कम करने के लिए वॉल्यूम होना चाहिए। तो एक चिकन एंड एग जिसको कहते हैं, वो मुर्गी और अंडे वाली स्टोरी है। तो उसके लिए ये है कि वो रास्ता जो है हमारी नज़र में हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू है, क्योंकि पावर ट्रेन की कई कंपोनेंट्स की कॉमन कंपोनेंट्स हैं। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू अगर हम लोकलाइजेशन कर सकें, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियों की कीमतें उतनी ज़्यादा नहीं होंगी जितनी ईवीज़ की जो कीमतें होती हैं, शायद वॉल्यूम आना शुरू हो जाए, उससे लोकलाइजेशन बढ़ जाए, सस्ती हो जाए। और आपको एक क्विक कैलकुलेशन बताऊँ मेरा, अगर आपके पास वक्त हो तो ज़्यादातर जो एनालिस्ट हैं उन्होंने ये बोला है कि 2030 तक हिंदुस्तान में ईवीज़ हैं 10% के करीब उनका पेनिट्रेशन होगा। और अगर आप एक जल्दी से कोई कैलकुलेशन करें तो आज से लेकर 2030 तक अगर आप 7-8% की ग्रोथ CAGR माने तो हिंदुस्तान में 70 मिलियन गाड़ियाँ बिकेंगी, और उसमें 10% यानी 7 मिलियन अगर इलेक्ट्रिक होगी तो 63 मिलियन कार्स स्टिल विल बी आइस इंजन। अब आइस इंजन 63 मिलियन है, अगर आपको एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है और एक बहुत फ़र्क लाना है एनवायरनमेंट में, तो उसके लिए आपको जो 63 मिलियन गाड़ी हैं उनका भी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए जो सेलेरियो है, जो K10 की जो सीरीज़ है, जो हमारी बाकी भी जो गाड़ियाँ आ रही हैं पावर ट्रेन जो हमारे नए इंजन की सीरीज़ है, वो इसीलिए बहुत फ्यूल एफिशिएंट है, क्योंकि उन गाड़ियों में ज़रूरी कि हम कुछ करें फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। हम CNG का है, जैसे अल्टरनेट फ्यूल्स का है, फ्लेक्सी फ्यूल्स हैं, या आप बात करें हाइब्रिड्स की, उससे भी हम बढ़ा सकते हैं। हमें बेसिकली टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक होना है और हमें एमिशन कम करना है, मतलब पर्पस पे हमें, पर्पस पे फोकस करना है। और जब तक ये जैसे मैंने बोला ईवी का इन्फ्लेक्शन पॉइंट आए, तब तक हमें ये मेहनत करनी पड़ेगी कि फ्यूल एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए। शशांक सर, एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, यूं ही बोल देते हैं, उनको कुछ नहीं जाता, कि मारुति की जो गाड़ियां हैं वो क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत मैं चाह रहा हूँ सर, बहुत दायित्व वाला आप इस पर जवाब दें, क्योंकि ये जवाब मुझे लगता है कि कोई देता नहीं है, तो अगर आप दे देंगे तो शायद उनको जवाब मिल जाएगा। जहाँ पर यूं ही लोग बोल देते हैं कि मारुति क्वालिटी वाली कारें नहीं बनाता, इस पर आपका क्या कहना है? जी, तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये एक बहुत अहम मुद्दा रहता है कंज्यूमर के दिमाग में जब वो ये चॉइस करता है कि किसकी गाड़ी लेना है, मारुति की गाड़ी है या कोई भी कॉम्पिटिटर की
की गाड़ी हो तो वो ये ज़रूर दिमाग में रखता है कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो क्वालिटी को लेके एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि हमें लगता है कि ये कंज्यूमर को हमें बताना पड़ेगा कि ये अगर किसी के दिमाग में है कि क्वालिटी में कमी आई है या क्वालिटी कम हो रही है या क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो वो हमारी नज़र में अगर हम डेटा देखें तो शायद हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ये जो तासुर है वो अगर इस वजह से बन रहा है कि हमने कई गाड़ियां, जैसे कई बार हमने अभी रिकॉल करी गाड़ियां, तो ऐसा कुछ वो बनता है कि जी ये क्वालिटी की वजह से है। लेकिन ना मुझे तो मेरा उसके बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ और बिल्कुल अलग ख्याल है। वो ये है कि जो रिकॉल्स होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं ऑटो इंडस्ट्री में, खासकर बाहर के मुल्कों में। हमारे को ऐसा लगता है कि ये शायद एक रिफ्लेक्शन है क्वालिटी का, लेकिन ये एक तरह से एक और रिफ्लेक्शन है हमारे क्वालिटी की चेकिंग का, हमारे स्टैंडर्ड्स का या हमारी कस्टमर फोकस का, कि अगर हमें कोई भी ऐसा शंका होती है, कोई शुबा होती है कि कहीं कोई क्वालिटी में इशू है, तो हम सारी गाड़ियों को रिकॉल करके हम फिक्स करते हैं उसको। कई ऐसे भी होते हैं मैन्युफैक्चरर्स या होते होंगे मैन्युफैक्चरर्स जो शायद उसको इग्नोर करें क्योंकि वो प्रॉब्लम रिपोर्ट नहीं। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम रिपोर्ट हो या ना रिपोर्ट हो, अगर हमें हमारे जो क्वालिटी रिसर्च है उससे हमें पता चलता है तो हम उसको रिकॉल भी करते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। और ये बाहर के मुल्कों में बहुत अच्छा माना जाता है कि अगर आप वॉलंटरी रिकॉल कर रहे हैं, कंज्यूमर ने तो कंप्लेंट करी नहीं, कंज्यूमर को दिक्कत आई नहीं, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने खुद उसको देख के उसको रिकॉल करी, तो वो रिकॉल अगर एक वो है बुनियाद जिसके बेसिस पे कंज्यूमर्स को ये लग रहा है कि जी मारुति की गाड़ी का क्वालिटी कम हुई, तो वो मैं उसको बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होता है। और हम कई पैरामीटर्स हम जो हैं, हमारे मेयार जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस लिहाज से कि हम देखते हैं कि हमारे कंप्लेंट्स कितनी हैं कस्टमर की प्रोडक्ट क्वालिटी को रिलेट करके, या हमारी नंबर ऑफ क्लेम्स जो एक अच्छा जो एक स्टैंडर्ड मेयार होता है, एक बेंचमार्क होता है ऑटो इंडस्ट्री में, या जी क्लेम्स पर कार यानी वारंटी के क्लेम्स पर कार, जो एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग क्या कहते हैं स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री में, वो हमारे एक्चुअली कम हुआ है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी में शायद बेहतरी हुई है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये सब बातें हमें, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोग इस मामले में थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हैं और लोग शायद खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन हम तो इसको मेरा ये वो है ख्याल कि हमें ये सारी बातें कंज्यूमर को बतानी चाहिए, और कंज्यूमर को जब हम ये बात बताएंगे तो कंज्यूमर को भी समझ में आएगा बहुत अच्छे से कि क्वालिटी किस तरह से नापी गई है। और उस लिहाज से मेरे ख्याल में मारुति में बेहतरी हुई है, कमी नहीं हुई है। मुझे लगता है उनको जवाब मिल गया होगा सर जी। तो मतलब आप अपनी मारुति गाड़ी में सेफ है जी। गलत तो नहीं सर मैं? नहीं, बिल्कुल सही। तो दूसरी चीज मैं एक और जानना चाहूंगा सर, डीजल जिसने सिखाया जीना, मतलब ब्रेजा के लिए डीजल वरदान था और डीजल चला गया फिर भी ब्रेजा के लिए पेट्रोल वरदान बन गया। नंबर कम नहीं हुए, इकलौता एक ऐसा प्रोडक्ट है। तो सर डीजल से तो आप लोगों ने तौबा कर लिया है, तो डीजल कब तक मारुति अब नहीं सोचेगी डीजल के बारे में? देखिए, फिलहाल हमारे को कोई इरादा नहीं है अभी डीजल का, वो और उसकी वजह भी बता दूं मैं आपको, और तफसीली वजह बता देता हूँ कि आप अगर देखें कि कुछ साल कबल जो था, जो इंडस्ट्री में करीब 60% जो है डीजल मार्केट था, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 32-33 रुपये का फ़र्क था। लेकिन और उस समय डीजल की जो फ्यूल एफिशिएंसी पेट्रोल के गाड़ियों के मुकाबले बहुत हाई थी, और जो डीजल की गाड़ियाँ थीं उसमें करीब 90,000 से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा डालने पे आपको डीजल मिल जाती थी, अगर आप उससे कंपेयर करें। ये तीन चीज़ें थी। कॉस्ट ऑफ रनिंग देयरफॉर फॉर डीजल व्हीकल्स वाज मच लोअर कंपेयर्ड विद गैसोलीन। लेकिन हमने देखा कि जब से डीजल की कीमतें में इजाफा हुआ है, डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगभग बराबर हो, मतलब 10-11 रुपए का कुछ स्टेट्स में फ़र्क है, लेकिन अगर आप वेटेड एवरेज लें तो वो 6-7 रुपए का फ़र्क है, बल्कि 5-6 रुपये। कई ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ 2-2 रुपये 1-1 रुपये का भी फ़र्क है। गुजरात है, गोवा है, पांडिचेरी है, झारखंड है, उड़ीसा है वगैरह। तो वेटेड एवरेज कम हो गया और प्राइसेस देयरफॉर रनिंग कॉस्ट लगभग बराबर आ गई हैं।
5 रुपये पर किलोमीटर फॉर डीजल, 5 रुपये 10 पैसे फॉर पेट्रोल। लेकिन अगर सीएनजी देखें उस कंपैरिजन में तो उसकी 1 रुपये 60 पैसे है, तो वो करीब 1/3 से भी कम उसकी कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। और डीजल जब से BS6 आया है तो डीजल की जो गाड़ियों की कीमतें हैं कंपेयर्ड विद पेट्रोल करीब 1.5 लाख रुपए बढ़ गई हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी इससे भी ज़्यादा है डिफरेंस, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ गया है BS6 वाले डीजल में, और रनिंग कॉस्ट लगभग बराबर हो गई है। और इसी वजह से जो है बहुत फ़र्क नहीं रह गया है रनिंग कॉस्ट में। और तो कोई मतलब नहीं बनता फिलहाल डीजल का। तो इकोनॉमिक लॉजिक अगर आप लगाएं तो कोई इसमें हमने देखा है एक्चुअल जो वो है स्टैटिस्टिक्स, उसमें कि डीजल जो 60% बिकता था आज की डेट में 17% पे आ गया है। और अगर आप अमित इसमें अगर आप ये देखें कि जो सेगमेंट वाइज देखें तो अगर हैच देखें तो उसमें तो 1% से भी कम है डीजल, 1% से कम। अगर आप पैसेंजर कार्स देखें उसमें 2% है। सिर्फ बड़ी एसयूवीज में अभी थोड़ा सा डीजल की थोड़ा सा प्रेवलेंट है। लेकिन आप अगर एंट्री एसयूवी देखें जिस सेगमेंट में ब्रेजा या सोनेट या वेन्यू और ये नेक्सॉन वगैरह हैं, इसमें भी अब डीजल सिर्फ 22% करीब बचा है। ओके, तो सर सेलेरियो को चलते चलते खुशनुमा सवाल के साथ हम करते हैं। सेलेरियो को बुकिंग कैसी मिली? सेलेरियो को इस समय मैं देख रहा था आज 10,000 के ऊपर क्रॉस किया अभी जस्ट येस्टरडे। सो ऑन फ्राइडे एक्चुअली 10,000 बुकिंग्स क्रॉस कर गई हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। कंज्यूमर्स को इसकी लुक्स बड़ी पसंद आ रही हैं, इसका जो स्पेस है अंदर वो बहुत पसंद आ रहा है। जैसे आपने जिक्र किया इसका जो ट्रांसमिशन AGS का है वो पसंद आ रहा है, और बूट स्पेस जो है इसमें जो बहुत बड़ी है वो पसंद आ रही है। तो फ्यूल एफिशिएंसी तो है ही अच्छी, तो इसलिए ये इसकी वजह से हमें लग रहा है कि इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो ये थे शशांक श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बहुत ही बिंदास तरीके से अपनी बात रख दी है और आप लोगों के सारे सवालों के वो जवाब मिल गए होंगे जो आप सोच रहे थे, और जो नहीं सोच रहे थे वो भी जवाब मिल गए होंगे। तो अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। कुछ और सवाल करना चाहते हैं, कुछ मुझसे छूट गया है और चाहते हैं मैं शशांक सर से पूछूं, तो क्या करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पर आके कर दीजिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। यहाँ पर भी कॉमेंट में लिखेंगे तो जवाब आप तक पहुँच जाएंगे। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। थैंक यू शशांक सर। थैंक यू वेरी मच।